वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के जीव विज्ञान अध्याय 1 का यह पहला भाग है। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में जीवों में जनन के बारे में आज अध्ययन किया जाएगा। तो यह प्रतिदिन 8 बजे शाम को यह लाइव क्लास चलेगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीवन चक्र। जीवन चक्र क्या है, जीवन अवधि क्या है, जनन क्या है, जनन के प्रकार क्या है, आज के वीडियो में बताया जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और अच्छे से नोट्स को भी बनाते चलिए। तो जीवन चक्र क्या है? तो पृथ्वी पर उपस्थित जो समस्त जीवों का एक जीवन क्या होता है, चक्र होता है। तो यहाँ पे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का एक निश्चित क्या होता है, चक्र होता है। उसी को क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। तो जैसे मनुष्य का एक जीवन चक्र होता है, पक्षियों का भी एक जीवन चक्र होता है। तो जीवन चक्र क्या है समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीव, समस्त ध्यान दीजिएगा क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का एक निश्चित चक्र होता है। उसी को क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जीवन अवधि या जीवन काल क्या है। तो जीवन अवधि, जीवन काल क्या है? तो बहुत आसान परिभाषा आपको दिया जाएगा जिससे आपको परिभाषा तुरंत याद हो जाए। तो जीवन अवधि या जीवन काल क्या है? तो इसका उत्तर होगा जीव के जन्म से मृत्यु तक के अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। जो जीव होते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक के अवधि जो होता है, अवधि मतलब समय होता है, उस समय को ही क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं या जीवन काल कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि मनुष्य जब जन्म लेते हैं और मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसी समय को ही क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। उदाहरण में लिख सकते हैं कि जीवाणुओं का जीवन अवधि कुछ घंटों से कुछ दिनों तक होता है, और जबकि बरगद के वृक्ष का जीवन काल कितना होता है, तो 200 वर्ष होती है। तो समझ में आ गया होगा कि जो जीवाणु का जीवन अवधि होता है तो कुछ घंटों में भी होता है, कुछ दिनों के लिए भी होता है। तो जबकि बरगद के जो वृक्ष होते हैं उसका जीवन काल कितना होता है, तो 200 वर्ष होता है। तो समझ में आ गया होगा कि जीवन अवधि क्या है। अवधि मतलब समय, और जीवन मतलब जो जीव हैं, जीव को जैसे जन्म लिए और जन्म और मृत्यु के जो बीच का जो समय होता है उसी समय को ही क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहा जाता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते भी चलिए, जिससे आपको क्या होगा, एक नोट्स भी बनता चलेगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जनन। अब यहाँ से जो है महत्वपूर्ण अब आ गया, जनन क्या होता है। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं, मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न है। तो अपने जैसे ही नए जीव, अपने जैसे ही नए जीव, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य अपने जैसे जीव, और या पक्षी है तो पंछी जैसे अपने जीव। तो ध्यान देंगे, अपने जैसे ही नए जीव जातियों के उत्पत्ति ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है अलैंगिक जनन होता है और दूसरा का नाम होता है लैंगिक जनन होता है। तो जनन की परिभाषा एक बार और समझेंगे, अपने जैसे ही, तो अपने जैसे मतलब मनुष्य है या पंछी हो या कोई भी जीव हो, अपने जैसे ही नए जीव जातियों की क्या कर दे, उत्पत्ति कर दे, उसी को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन याद रखिए 2 प्रकार का, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब हम लोग समझेंगे लैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है, दोनों की परिभाषा समझेंगे, दोनों
में अंतर समझेंगे और यह अंतर जो है पेपर में हमेशा पूछा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अलैंगिक जनन क्या है। तो लैंगिक जनन क्या है, बहुत आसान परिभाषा है। दो परिभाषा बताया जाएगा, जो परिभाषा आपको याद हो जाए उसको आप लोग याद कर लीजिए। तो वह जनन जो एक ही युग्मक की सहायता से संपन्न होता है। क्या है, वह जनन जो एक ही किसके, युग्मक के सहायता से संपन्न होता है, ऐसी जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। तो इसमें जो एक ही युग्मक रहता है तो और उसके द्वारा जो जीव का जनन होता है उसी को क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे ईस्ट होता है, अमीबा होता है, ये सब किसमें होते हैं, तो अलैंगिक जनन में आते हैं। तो अलैंगिक जनन का अर्थ समझ में आ गया होगा कि वह जनन जो एक ही किसमें, युग्मक के सहायता से संपन्न होता है, ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे ईस्ट है और अमीबा है, या इसका दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं। ये भी परिभाषा बहुत ही क्या है, आसान है। जब किसी जीव का जन्म, ध्यान दीजिए, जब किसी जीव का जन्म एक ही जनन के शरीर में, एक ही जनन के क्या होता है, शरीर के किसी भाग से होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन मतलब जो जन्म होता है एक ही जनन के शरीर से होता है। याद रखें कि किसके शरीर से, एक ही जनन के शरीर से किसी भाग में होता है, उसी को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन भी समझ में आ गया होगा कि इसका जो जनन होता है वह केवल एक ही युग्मक के सहायता से, या कह सकते हैं कि एक ही जनन के शरीर के किसी भाग में क्या होता है, उस जनन होता है, उसी को क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो इस परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, जिससे आपको याद भी हो जाए और एक नोट्स भी आप लोग के लिए बन जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होता है। तो इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको इसका भी परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। तो लैंगिक जनन क्या है, तो इसका उत्तर होगा कि वह जनन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक, अब यहाँ पर लैंगिक जनन में 2 युग्मक की आवश्यकता पड़ता है, जबकि अलैंगिक जनन में एक ही युग्मक का आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, वह जनन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होती हैं, उसी को क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन में 2 युग्मक की आवश्यकता है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता हो, उसी को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें केवल एक ही युग्मक का आवश्यकता होता है, उसको क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या है। अब लैंगिक जनन में उदाहरण क्या है, तो उदाहरण जो है मनुष्य, जो मनुष्य में जो होता है जनन क्रिया, उसी को क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहते हैं, या अन्य जंतु भी होता है। तो लैंगिक जनन में जैसे नर युग्मक में शुक्राणु होता है और मादा युग्मक में जो क्या होता है, अंडाणु होता है। शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं, जब शुक्राणु और अंडाणु, मतलब शुक्राणु किसका होता है, तो नर युग्मक में शुक्राणु और मादा युग्मक में क्या होता है, अंडाणु, दोनों जब मिलता है तो यह क्रिया निषेचन कहलाता है। और निषेचन के बाद से क्या होता है, संतान की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो यह सब किसमें होगा, यह लैंगिक जनन में आता है। तो समझ में आ गया होगा कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या परिभाषा था, दोनों में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। यह जो क्वेश्चन है
कई साल के पेपर में आ चुका है, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह हमेशा जब पूछा जाता है तो इसको पहले तैयार कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है। तो पहले आप लोग दो कॉलम बना लीजिएगा। पहला कॉलम में लिखिएगा लैंगिक जनन और दूसरे कॉलम में लिखिएगा अलैंगिक जनन। बहुत आसान अंतर है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान दे दीजिएगा तो ये अंतर आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो लैंगिक जनन में क्या लिखेंगे, इसमें संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः दो जनकों का आवश्यकता होता है। तो लैंगिक जनन में अगर संतान की उत्पत्ति होती है तो दो जनक कौन कौन होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक की इसमें आवश्यकता होता है। और इसमें क्या होता है, इनमें एक ही जनन द्वारा संतान उत्पन्न होती हैं। इसमें एक ही जनन द्वारा संतान उत्पन्न होगा और इसमें जो होगा दो जनक मतलब नर और मादा युग्मक की इसमें क्या होगा, आवश्यकता पड़ता है। तो यह पहला अंतर तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान यह पहला अंतर था। अब दूसरा अंतर क्या है, तो दूसरा लिखेंगे इसमें निषेचन की क्रिया होती है। इसमें क्या होती है, निषेचन की क्रिया। निषेचन क्या होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं, मिलने की क्रिया ही क्या कहलाते हैं, निषेचन कहलाते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, इसे निषेचन की क्रिया होती है। इसमें लैंगिक जनन में कौन सा, निषेचन की क्रिया होती है और अलैंगिक में क्या होता है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती हैं। यह बिना निषेचन का ही जनन माने संतान की उत्पत्ति हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो कितना यह आसान है दोनों अंतर। अब हम लोग सीखेंगे तीसरा अंतर क्या है। तो लिखेंगे इसमें नए जीवों में दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। इनमें नए जो जीव उत्पन्न होंगे दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। जैसे जो मनुष्य मतलब पैदा हुआ तो मनुष्य का जो है, जैसे जो जीव पहले था वही जीव पुनः पैदा हुआ है तो उसके गुण क्या होता है, उसमें आ जाता है। तो इसमें लिखेंगे नए जीवों में दोनों जनकों का क्या होता है, गुण पाया जाता है। दो जनकों का मतलब नर और मादा का गुण उसके अंदर आ जाता है। और इसमें लिखेंगे इसमें नए जीव पूर्णतः जनक के समान गुणों वाले होते हैं। क्या होता है, इसमें नए जो जीव होते हैं पूर्णतः मतलब पूरा जनक के समान गुणों वाले होते हैं। तो यह तीन अंतर जो है समझ में आ गया होगा। इस अंतर को अपने क्या कीजिए, कॉपी में लिखते चलिए, एक नोट्स बनाते चलिए। अब चौथा अंतर क्या है, तो चौथा अंतर है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्ध माने आधा, अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसमें समसूत्री विभाजन होता है। आगे चल के हम लोग अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर केवल जानकारी रखेंगे कि इसमें कौन सा विभाजन होता है, लैंगिक में और अलैंगिक में। तो याद रखिएगा लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। तो यह चार अंतर जो है बहुत महत्वपूर्ण अंतर था। इस अंतर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए और एक कॉपी अच्छे से नोट्स बना लीजिए जो आपके लिए बहुत ही वह क्या करेगा, महत्वपूर्ण नोट्स बन जाए। अलैंगिक जनन की विधियां, मतलब अलैंगिक जनन कितनी विधियां होती हैं इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अलैंगिक जनन की विधियां जो है निम्न हैं। अलैंगिक जनन की विधियां कितनी हैं, निम्न हैं। पहला जो है विखंडन है, दूसरा मुकुलन है, तीसरा जो है पुनः रुद भवन है, चौथा जो है खंडी भवन है और पांचवा जो है बीजाणु जनन है। तो यह पांच विधि हैं। पांचों विधि को क्रमशः बताया जाएगा। तो एक एक नियम को अच्छे से आप लोग समझिए, जहां भी दिक्कत हो वहां तुरंत कमेंट कीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विखंडन। विखंडन मतलब होता है अलग अलग होना। तो यहाँ पर विखंडन के बारे में क्या समझेंगे, क्या अलग होगा, इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। तो विखंडन क्या होता है, एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में
क्या हो जाएं, विभाजित हो जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। अर्थात जब एक कोशिका को दो भागों में या दो से अधिक भागों में बट जाना ही क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। तो बहुत आसान उत्तर है, इसे अपने कॉपी में इसे क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए। अब यहाँ विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, तो विखंडन दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है द्विविखंडन या द्विविभाजन और दूसरा नाम है बहुखंडन। तो यहाँ पर विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, तो विखंडन दो ही प्रकार के। पहला का नाम द्विविखंडन या द्विविभाजन कह सकते हैं और बहुखंडन। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विविखंडन या द्विविभाजन क्या है, अब इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे द्विविखंडन या द्विविभाजन क्या है, तो इसका उत्तर होगा जब एक कोशिका दो बराबर भागों में या दो कोशिकाओं में क्या हो जाएं, विभाजित हो जाते हैं, विभाजित होकर नई संतान की उत्पत्ति करता है, द्विविखंडन या द्विविभाजन कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा कि द्विविखंडन का क्या अर्थ है। जब एक कोशिका को जब दो बराबर भागों में बट जाए और दोनों बराबर जो है बटने के बाद नई संतान की क्या कर दें, उत्पत्ति कर दें, वही है द्विविखंडन या द्विविभाजन कहलाता है। जैसे अमीबा है और पैरामीशियम है। अब यहाँ पे चित्र के बारे में अब समझेंगे कि यहाँ पे जो है अमीबा का जो केंद्रक है, अब ये केंद्रक जो है यहाँ पर शुरुआत में जो केंद्रक कितना छोटा है, अब यह केंद्रक का धीरे धीरे क्या हो गया है, विकास हुआ है। विकास होते होते और बड़ा हो गया है। बड़ा होने के बाद से क्या हो गया है, यह दो भागों में बराबर दो भागों में क्या हो गया, बट गया और नया जो है संतान की क्या कर दिया, उत्पत्ति हो गया। तो समझ में आ गया होगा द्विविखंडन का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे जो केंद्रक जो है बहुत छोटा, धीरे से ये बड़ा होता गया और बड़ा हुआ, और यही जो है अमीबा जो है ये दो बड़े भागों में क्या हो गए, दो अलग अलग भागों में और बराबर भागों में क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इसी को कहते हैं द्विविखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। तो इस चित्र को आप लोग इस अपने कॉपी में जरूर बनाइएगा। इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और जब फेयर कीजिए तो इस चित्र को वहाँ पर द्विविखंडन के परिभाषा के नीचे इसको बना लीजिए। तो समझ में आ गया होगा कि द्विविखंडन कैसे हुआ। तो यहाँ पर छोटा है या धीरे धीरे बड़ा हुआ और बड़ा होकर के दो बराबर भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। इसी को कहते हैं द्विविखंडन या द्विविभाजन। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुखंडन क्या है। बहुखंडन का मतलब हो गया, अब बहुत खंड मतलब दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाएं, विभाजित हो जाएं, उसी को क्या कहेंगे, बहुखंडन कहते हैं। बहुखंडन क्या है, जब एक कोशिका लगातार अनेक कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, बहुखंडन कहते हैं। मतलब जब एक कोशिका है लगातार अनेक कोशिकाओं में क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। विभक्त मतलब अलग अलग हो जाए, उसी को क्या कहेंगे, बहुखंडन कहते हैं। अब यहाँ एक कोशिका है जो केंद्रक है, यहाँ एक से क्या हो गया है, अनेक कोशिकाओं में धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, विभक्त हो गया। इसी को क्या कहेंगे, बहुखंडन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि बहुखंडन का अर्थ क्या है कि जब एक कोशिका अनेक कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है उसी को बहुखंडन कहते हैं। तो इसे भी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा कि यहाँ एक भाग है, यहाँ अनेक कोशिकाओं में क्या हो गया है, बट गया, विभक्त हो गया, अलग अलग हो गया। इसी को क्या कहेंगे, बहुखंडन। जो इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम होता है। बहुखंडन किसमें आता है, तो बहुखंडन जो है प्लाज्मोडियम है। तो अब इसे अपने कॉपी में इसको क्या कीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे नीचे यहाँ पे क्या कीजिए, बना लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मुकुलन क्या होता है। मुकुलन का अर्थ क्या होता है, तो ये भी आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो मुकुलन का भी परिभाषा समझ में आ जाएगा। तो मुकुलन जो है बहुकोशिकी मतलब
अधिक कोशिकाओं। लिखे मुकुलन बहुकोशिकीय सरल जीवों में होता है। मुकुलन जो होता है किसमें होता है, तो बहुकोशिकीय सरल जीवों में होता है। इसमें जीव की छोटी सी संरचना उभार के रूप में बनती है, जिसे मुकुल कहते हैं, और इस क्रिया को क्या कहेंगे, मुकुलन कहते हैं। अर्थात जो मुकुलन की जो हमारे बहुकोशिकीय जो सरल जीवों में होता है, उस जीव में छोटी सी जो संरचना जो होती है क्या होती है, उभार होती हैं। अब यह चित्र से समझ में आ जाएगा कि ये जो ऊपर जो देख रहे हैं संरचना क्या है, उभार संरचना है, उठा हुआ संरचना है, उसी को क्या कहेंगे, मुकुल कहा जाता है, और इस क्रिया को क्या कहेंगे, मुकुलन कहा जाता है। तो यह जो है जो चित्र से आपको पता चल गया कि यह मुकुलन जो है, किस मुकुलन का उदाहरण क्या होता है, तो याद रखिएगा ईस्ट होता है और हाइड्रा होता है। तो यह जो चित्र हाइड्रा का बना हुआ है, तो यहाँ पे जो ऊपर जो संरचनाएं देख रहे हैं, यह संरचना क्या है, उभार के रूप में बनती हैं, इसी को क्या कहेंगे, मुकुल कहते हैं, और इस क्रिया को क्या कहेंगे, मुकुलन कहते हैं। तो इस चित्र को शॉर्ट स्क्रीन लेते चलिए और अपने कॉपी में बनाते भी चलिएगा, तो मुकुलन भी समझ में आ गया होगा कि जो मुकुलन जो बहुकोशिकीय जो जीव हैं, उनके ऊपर जो होते हैं क्या होते हैं, उभार के रूप में होते हैं। यह उभार जो ऊपर देख रहे हैं ना, ऊपर यहाँ बना हुआ है, यह भी उभार संरचना बना हुआ, इसी उभार संरचना को ही क्या कहेंगे, मुकुल, और इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। तो समझ में आपको आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, और इसे लिखते भी जब चलेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मुकुलन क्या है समझ में आ गया। अब आगे समझेंगे। पुनरुद्ध भवन, यह जो क्वेश्चन है यह कई साल के पेपर में आ चुका है, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। बस एक लाइन का तो उत्तर है, बहुत आसान उत्तर आपको बताया जा रहा है, जिससे आपको तुरंत क्या हो जाए, याद हो जाए। तो पुनरुद्ध भवन क्या है, तो इसका अर्थ होता है इस प्रक्रिया में जनन जीव के छोटे छोटे खंडों के संपूर्ण जनन का क्या करता है, निर्माण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में जो जनन जो होते हैं जीव हैं, वो छोटे छोटे खंडों में क्या होते हैं, संपूर्ण जनन का क्या करते हैं, निर्माण हो जाता है, उसी को पुनरुद्ध भवन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ इसका उदाहरण क्या है, तो हाइड्रा है और क्या है, प्लेनेरिया है। याद रखेंगे जो पुनरुद्ध भवन का उदाहरण क्या क्या है, हाइड्रा और प्लेनेरिया है। यह यहाँ से एक टूटेगा तो 3 इसमें जीव पैदा हुए, 3 यहाँ से टूटा तो यहाँ पर एक बड़ा जीव हो गया, फिर यहाँ से 3 हो गए, और धीरे धीरे जीव का हो गए हैं, बड़ा हो गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह हमारा क्या है, पुनरुद्ध भवन का अर्थ यह है कि पुनः 1 से 3 बनाए, फिर यहाँ से बड़ा होता गया, बड़ा होकर के विकास हो गया। तो पुनः जो है विकास हो जाना, या पुनः जो है बड़ा जो धीरे धीरे जीव हो जाएंगे, उसी को क्या कहेंगे, पुनरुद्ध भवन कहा जाता है। तो इस चित्र को भी आप लोग अपने कॉपी में क्या कीजिए, बना लीजिए कि एक जीव जो टूट करके यहाँ क्या बना है, देखिए 3 जीव, और जीव धीरे धीरे क्या हो गया है, बड़ा होता गया है। तो इसमें क्या होगा, इस प्रक्रिया में जो जनन जीव के छोटे छोटे खंडों के संपूर्ण जनन का क्या करता है, निर्माण करता है, ये भी जनन का निर्माण करने लगता है। तो समझ में ये भी आ गया होगा कि पुनरुद्ध भवन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे खंडी भवन क्या है। खंडी भवन में क्या है, तो लिखेंगे इसमें जनन जीव का शरीर कई खंडों में क्या होता है, विभक्त होकर नए संतान की क्या होता है, उत्पत्ति होती है। अर्थात इसमें जो जनन के जो जीव के शरीर जो हैं कई खंडों में विभक्त होकर और नए संतान की क्या करते हैं, उत्पत्ति होती हैं, उसी को क्या कहेंगे, खंडी भवन कहा जाता है। जैसे जो है एग्जाम्पल इसका क्या है, तो स्पाइरोगायरा है और यूलोथ्रिक्स है। इस 2 एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, जो किस में आते हैं, खंडी भवन में आते हैं, जो अलग अलग कई खंडों में विभक्त होकर और नए संतान की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। तो स्पाइरोगायरा है यहाँ पर। अब यह स्पाइरोगायरा जो है
टूट करके कई भागों में टूट करके नए जीवों का क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। तो यह किस में आ गया, खंडी भवन में होता है यह घटना। तो समझ में आ गया होगा खंडी भवन का अर्थ क्या है। तो खंडी भवन क्या है कि इसमें जो जीव होते हैं कई खंडों में विभक्त हो करके और नए जीवों का क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। जैसे स्पाइरो गायरा जो है यह जो टूट करके कई भागों में टूट करके नए क्या है, संतान की क्या किए, उत्पत्ति होता है। तो समझ में आ गया होगा कि खंडी भवन क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे बीजाणु जनन, यह लास्ट है बीजाणु जनन। इसके भाग अलैंगिक जनन की विधियां में सबसे लास्ट विधि कौन है, तो बीजाणु जनन है। तो बीजाणु जनन क्या होते हैं, तो इसका उत्तर होगा इसमें जनन जीव के शरीर में बीजाणुओं द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसमें जो जनन जो होते हैं जीव के शरीर में जो बीजाणु होते हैं वह बीजाणुओं द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। बीजाणु एक कोश की और पतली भित्ति युक्त अगुणित संरचना है। जो बीजाणु होते हैं वह एक कोशिकीय होते हैं और पतली भित्ति युक्त जो अगुणित जो होती हैं संरचना होते हैं। तो समझ में आ गया होगा बीजाणु जनन का अर्थ क्या है। इसमें जो जनन होते हैं वह जीव के शरीर में क्या होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो बीजाणु द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और जो बीजाणु का जो हमारे संरचना होती हैं वह क्या होते हैं, पतली भित्ति युक्त और अगुणित होती हैं। जैसे कैलोमीडोमोनास है और बैक्टीरिया है। यह दो उदाहरण जो है बीजाणु जनन है, जो इनके बीजाणु से ही नए जीव का क्या होता है, उत्पत्ति होता है। तो बीजाणु जनन भी समझ में आ गया होगा कि जो बीजाणुओं से द्वारा एक नए जीव की क्या हो जाए, उत्पत्ति हो जाता है, बीजाणु जनन कहलाता है। तो यह जो था अलैंगिक जनन की विधियां। तो अलैंगिक जनन की विधियां आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में नोट भी करते चलिए। तो ये प्रतिदिन 8 बजे शाम को जो है यह वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आप लोग 8 बजे प्रतिदिन ये वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते भी चलिए। कल का जो पढ़ाई है यह कई साल के पेपर में आ चुका है। यह 2020 के भी पेपर में आया है। कायिक जनन क्या होता है और कायिक जनन कितने